नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर अकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। काव्य शास्त्र इस समय चल रहा है। काव्य शास्त्र में यह टेस्ट सीरीज लोगों को कल उत्तर सहित दी गई थी, लेकिन कई लोगों ने कहा कि सर इस पर वीडियो दे दीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि काव्य शास्त्र ऐसा कुछ लोगों का मानना है कि काव्य शास्त्र बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आता है, तो इसलिए उसको जितनी बार पढ़ा जाए, जैसे काव्य शास्त्र की इकाई हो गई। कुछ लोग कहते हैं सर भाषा नहीं समझ में आता है ना। तो ये दो इकाइयाँ ऐसी हैं जो लोगों के लिए दिक्कत होती हैं। खैर, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस टेस्ट सीरीज को। यूजीसी नेट की परीक्षा में जैसा कि आपको पता है कि लगभग 1 महीने 3-4 दिन का समय और बचा है। 5 दिन का समय, 5 दिन कहाँ, 18 को है ये, 1 माह 2 दिन का समय है। तो 1 माह 2 दिन का समय है, लगभग 1 ही माह मानकर चलिए। 40 डेज के लिए जो कोर्स मैंने शुरू किया था, जिसमें इकाई 1, 2 हो गया, इकाई 3 काव्य शास्त्र चल रहा है। 5-5 दिन में एक इकाई करा दी जा रही है, ताकि लोगों का सिलेबस पूरा रिवाइज हो जाए। नए लोगों के लिए नहीं है, जो पुराने लोग हैं या एक बार पढ़ चुके हैं या खुद से पढ़ चुके हैं, किसी संस्थान से जुड़े रहे, उन्हीं लोगों के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टेस्ट सीरीज को। देखते हैं, अंत में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। काव्य में विशिष्ट तत्व के रूप में, विशिष्ट तत्व के रूप में शब्द पर नहीं ध्यान देंगे, प्रश्न गलत होगा। विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का प्रयोग किसने किया? सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो आपका उत्तर हो जाएगा सी, आनंदवर्धन। आनंदवर्धन। तो इसलिए अब यहाँ पर जब ध्वनि की बात आती है, मैंने आपको पूरा ध्वनि के बारे में एक एक करके पढ़ाया। रस पढ़ा दिया गया, आपको अलंकार पढ़ा दिया गया। इसीलिए यहाँ पर एक एक की चर्चा हम लोग करते चल रहे हैं। रीति संप्रदाय क्या है, ध्वनि संप्रदाय क्या है, तो उन सब की चर्चा करते चल रहे हैं। भाई, ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? आनंदवर्धन ही है। इन्होंने ही कहा है ध्वनिरात्मा काव्यस, और इसका समर्थन कई लोगों ने किया है। अभिनव गुप्त ने किया है, जगन्नाथ ने किया है, मम्मट ने भी इसका समर्थन किया है। इसके अलावा काव्य में अगर ध्वनि की बात करें, तो ध्वनि की इसी अनिवार्यता को आधार बनाकर काव्य के 3 भेद किए गए। वो भी मैंने आपको पढ़ाया। आनंदवर्धन ने 3 भेद बताया, मम्मट ने 3 भेद बताया। मम्मट का उत्तम काव्य, मध्यम काव्य, अवर काव्य कहा। वही आनंदवर्धन ने ध्वनि काव्य, गुणीभूत व्यंग्य काव्य, चित्र काव्य कहा। वहीं पर मैंने अभाववादी, भुक्तिवादी और अनिर्वचनीयतावादी की बात की है, जो ध्वनि सिद्धांत के विरोधी हैं। उनके 3 भाग जो है, तीनों की मैंने चर्चा की है। विभावानुभाव, व्यभिचारी, संयोग, द्रास, रस निष्पत्ति। जब रस मैंने पढ़ाया तो ये मैंने आपको पढ़ाया भरत मुनि का है। न कांतिमप निर्भूषम विभात वनिता मुखम। यह मत किसका है? प्रश्न संख्या 3 देखें, उत्तर हो जाएगा सी, भामह का है। निम्न में से बेमेल जोड़ा कौन सा है? बेमेल जोड़ा कौन सा है? और यहां से आप देख रहे हैं कि अक्सर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। उत्तर हो जाएगा आपका सी, मम्मट। क्योंकि जब भुक्तिवाद की बात आती है, भुक्तिवाद या भोगवाद, भुक्तिवाद या भोगवाद सांख्य दर्शन है, ये भट्ट नायक का है। भट्ट नायक का है। तो ये दर्शन और सिद्धांत मिलाने के लिए परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे अगर हम संयोग की बात करें या निष्पत्ति की बात करें, तो निष्पत्ति में आप देखेंगे कि भट्ट लोल्लट ने जो उत्पत्तिवाद दिया, उसमें निष्पत्ति उत्पत्ति को माना, ये खूब मिलाने के लिए आता, उत्पत्ति को माना। अनुमितिवाद में अनुमिति है, भुक्तिवाद में भुक्ति है, अभिव्यक्तिवाद में अभिव्यक्ति है। ऐसे संयोग में क्या संबंध होता है? तो उत्पत्ति में संयोग में संबंध होता है, उत्पाद उत्पादक भाव संबंध होता है, गम में गमक भाव संबंध होता है, पोष से पोषक भाव संबंध होता है। ऐसे अनुमितिवाद में अनुमाप्य और अनुमापक भाव होता है।
भुक्तिवाद में भोज्य भोजक भाव संबंध होता है। अभिव्यक्तिवाद में व्यंज्य व्यंजक भाव होता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को एक एक करके पढ़ाई गई हैं, पूरा डिटेल समझाया गया है। उत्पत्ति या आरोपवाद में संयोग के तहत कौन सा संबंध नहीं है? अभी मैंने उत्पत्तिवाद में आपको बताया कि उत्पाद उत्पादक भाव संबंध है, गम्य गमक भाव संबंध है, पोष से पोषक भाव संबंध है, अनुमाप्य और अनुमापक ये किस में है? अनुमितिवाद में है, अनुमितिवाद में है, इसमें नहीं है। आरोपवाद में या उत्पत्तिवाद में नहीं है, बल्कि श्री शंकुक के अनुमितिवाद में है। प्रश्न कैसे लग रहे हैं? अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको भी जुड़ना है, इस 40 डेज के जो क्रैश कोर्स चल रहा है, जो क्लासेस छूट गई वो आपको मिल जाएंगी। पूरे 10 इकाई तक ऐसे क्रैश कोर्स के माध्यम से आपको चीज़ें मिलती रहेंगी। वीडियो लेक्चर, PDF, टेस्ट सीरीज, सारी चीज़ें मिलेंगी। तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, जिस पर आपको शुल्क और सारी डिटेल बता दी जाएगी। MP असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो लोग जुड़ सकते हैं, वो भी इसी नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आज इकाई 9 में जो रचनाएं लगी हैं उस पर आधारित 150 प्रश्न लोगों को दिया गया है, जो मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, उस पर लोगों को आज दिया गया है। और उसमें आप देखेंगे पूरा जो इकाई 9 है, इकाई 9 पर ही आधारित सारी चीज़ें दी गई हैं। जैसे माखनलाल चतुर्वेदी की अगर बात करें तो माखनलाल चतुर्वेदी पर आधारित जो माखनलाल चतुर्वेदी की जो कविताएं हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान की हैं, बालके शर्मा नवीन की हैं, शिवमंगल सिंह सुमन, भवानी प्रसाद, श्री कृष्ण सरल, मुक्तिबोध, शरद जोशी के व्यंग, रमेश चंद्र शाह का अकेला मेला, तो इन सब पर आधारित लोगों को दिया गया है आज। रस को काव्य की आत्मा मानने वाले विद्वानों और उनके कथनों का सुमेलित जोड़ा कौन सा है? सुमेलित जोड़ा कौन सा है? प्रश्न संख्या 6 देखें, उत्तर हो जाएगा बी। 1 2 3 4 1 2 3 5 6 का आपका उत्तर हो जाएगा बी। पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, पांचवा सही है। तो काव्य की आत्मा मानने वालों में किसका कौन सा जोड़ा होगा, इस पर भी परीक्षाओं में खूब पूछा जाता है। इसीलिए ये सारी चीज़ें आप लोगों को एक एक करके दी गई हैं कि इन्हें आप अच्छे से पढ़ सकें, अच्छे से जिसे आप कर सकें। अगला प्रश्न देखते हैं। काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकारान प्रच्छते, अलंकार की यह परिभाषा किसने दी है? दंडी ने, वामन ने, कुंतक ने, मम्मट ने। आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर प्रश्न संख्या 7 का ए, दंडी ने। दंडी को जब पढ़ाया गया तो ये भी कहा गया कि अलंकार को परिभाषित करने का अगर किसी को प्रथम श्रेय दिया जाता है तो वह प्रथम श्रेय दंडी को ही दिया जाता है। इन्होंने काव्य की शोभा में वृद्धि करने वाले सभी धर्मों को अलंकार माना है, यानी रूपक, उपमा आदि जितने भी अलंकार, इनके साथ साथ रस, गुण, ध्वनि, प्रबंध, काव्य, सभी काव्य शास्त्रीय तत्व भी अलंकार की परिधि में आ जाते हैं। साधारणीकरण की उद्भावना किसने की? आपका उत्तर हो जाएगा बी, भट्टनायक। साधारणीकरण की उद्भावना किसके द्वारा की गई? उत्तर हो जाएगा भट्टनायक। निम्न में से सुमेलित जोड़ा कौन सा है? उत्तर हो जाएगा डी, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों सुमेलित है। पहला, दूसरा, तीसरा, ध्यान रखना। अगला प्रश्न, रसो वैसह को अपनी परिचर्चा में किस आचार्य ने सम्मिलित किया है? प्रश्न संख्या 10, उत्तर हो जाएगा सी, अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने विशेषो गुणात्मक के आधार पर रीति और गुण के भेद माना है? रीत और गुण के भेद किसने माना है? तो वामन ने माना है। रीति और गुण के भेद वामन ने माना है। ये वही वामन है
जो रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, इन्होंने रीति को काव्यात्मा घोषित किया। इन्होंने ही तो कहा है कि रीतिरात्मा काव्यस, रीतिरात्मा काव्यस किसने कहा? तो वामन ने ही कहा है। और इन्होंने विशेषो गुणात्मा के आधार पर रीत और गुण में अभेद माना है। विशिष्ट पद रचना रीति, यही तो इन्होंने कहा है, विशिष्ट पद रचना रीति। यह भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया कि विशिष्ट पद रचना रीति यानी पदों की विशिष्ट रचना रीति है किसके अनुसार? तो वामन के ही अनुसार। इन्होंने ही तो कहा है कि गुण का लक्षण, उन्होंने ये कहा कि काव्य की शोभा करने वाला धर्म गुण है, यानी काव्य शोभा यह करता रहो धर्मा गुणा। और रीतियों की संख्या, वैदर्भी और गौंडी की चर्चा तो आप जानते हैं, कराया गया। वैदर्भी गौंडी सभी को पता है, लेकिन इन्होंने पंचाली को भी शामिल कर लिया और 3 बताया इन्होंने कि 3 रीतियां हैं, वैदर्भी, गौंडी और पांचाली। तो पंचाली को किसने शामिल किया? वामन ने। रीति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो इन्हीं वामन ने किया। आचार्य भामह की रचना कौन सी है? प्रश्न संख्या 12 देखें, उत्तर हो जाएगा ए, काव्यालंकार। आचार्य भामह की रचना कौन सी है? रचनाओं पर भी आधारित आप देखेंगे कि परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, काव्यालंकार 6ठी शताब्दी की रचना है आचार्य भामह की। 6ठी शताब्दी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्न रचनाओं और रचनाकारों का बेमेल जोड़ा कौन सा है? प्रश्न संख्या 13, उत्तर हो जाएगा डी, अलंकार सर्वस्व। अलंकार सर्वस्व रचना किसकी है? तो रुद्रट की नहीं है, रुय्यक की है, 12वीं शताब्दी की रचना है। रुय्यक की है, 12वीं शताब्दी की रचना है। दंडी किस प्रकार के आचार्य हैं? प्रश्न संख्या 14, उत्तर हो जाएगा ए, अलंकारवादी। किसने अलंकार को काव्य की आत्मा मानकर रस का महत्व गौण कर दिया? उत्तर हो जाएगा ए, भामह ने। अर्थोपक्षेपक के 5 प्रकारों में अंकाश के बाद क्या आता है? उत्तर हो जाएगा ए, विस्कंभक। अंकाश के बाद क्या आता है? तो विस्कंभक। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा वक्रोक्ति का भेद नहीं है? प्रश्न संख्या 17, उत्तर हो जाएगा ए, उक्त विन्यास वक्रता। ये वक्रोक्ति का भेद नहीं है। वक्रोक्ति जब मैंने आपको पढ़ाया तो हम वक्रोक्ति के बारे में एक एक चीज़ें आपको बताई गई हैं। हेलो, हाँ, अभी क्लास के बाद बात करते हैं आपसे। अगला प्रश्न है, औचित्यम रस सिद्धस स्थिरम काव्यस जीवितम। यह उक्ति किसकी है? प्रश्न संख्या 18 देखें, उत्तर हो जाएगा सी, क्षेमेंद्र की है। निम्न में से सुमेलित जोड़ा कौन सा है? तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा डी, सभी सुमेलित हैं। और आप देखेंगे परीक्षा में ये पंक्तियाँ खूब, ये जो कथन है ये खूब परीक्षाओं में आते हैं मिलाने के लिए। PDF आपके पास पहुँच गया है, कल ही भेज दिया गया था, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि सर इसे हल करा दीजिए। इसमें से सुमेलित जोड़ा कौन सा है? यहाँ पर भी डी हो जाएगा। ये कथन सब रट लीजिएगा और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर आप देखेंगे कि परीक्षा में पूछा जाता है। और साहित्य आप लोग पढ़ें, साहित्य जीवन की आलोचना है। आपको पता होगा प्रेमचंद जी ने कहा है कि साहित्य क्या है? तो साहित्य जीवन की आलोचना है। वहीं कविता की बात आती है तो सुमित्रानंदन पंत ने कहा कि कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। और कोई भी जो काव्य है, काव्य आत्मा की एक, आत्मा में जो संकल्पना आप करते हैं, कल्पना जो आप करते हैं, तो काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। ये जयशंकर प्रसाद ने कहा है,
तो इस तरीके से आप काव्य जरूर पढ़ते रहें, चीज़ों को रटते रहें, पढ़ते रहें, ध्यान दीजिए उस पर। निम्न में से कौन से आचार्य अलंकार संप्रदाय से नहीं है? उत्तर हो जाएगा विश्वनाथ, अलंकार संप्रदाय से नहीं है। निम्न आचार्यों का समयानुसार सही अनुक्रम कौन सा होगा? उत्तर हो जाएगा ए, पहले दंडी, वामन, मम्मट, विश्वनाथ। इनका जो समय है, सबसे पहले दंडी होंगे। दंडी होंगे 7वीं शताब्दी में, वामन होंगे 8वीं शताब्दी में, और उसके बाद में फिर होंगे मम्मट 11वीं शताब्दी में, और इसके बाद अगर हम विश्वनाथ की बात करें तो ये होंगे 14वीं शताब्दी में। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में रूपक के कितने भेद माना है? प्रश्न संख्या 23। उत्तर हो जाएगा बी, 10 माना है। हिंदी व्याकरण ग्रंथ शब्दानुशासन किसकी रचना है? उत्तर हो जाएगा सी। केवल शब्दानुशासन की बात नहीं होती है कि शब्दानुशासन किसकी रचना है? हेमचंद्र की, सिद्ध हेम शब्दानुशासन। यहाँ हिंदी व्याकरण ग्रंथ शब्दानुशासन किसकी रचना है? किशोरीदास की। चंपू का भेद में शामिल है कौन कौन सा? उत्तर हो जाएगा सी, 1 और 3, विरुद्ध और करम्भक 1 और 3। नाटक को पंचम वेद की मान्यता किसने दी? भरत मुनि ने। कला परिच्छेद किसकी रचना है? प्रश्न संख्या 27 देखें। दंडी का है कला परिच्छेद। कला परिच्छेद भी पूछा जा सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है कला परिच्छेद, तो इसे भी आप ध्यान रखना। कला परिच्छेद के बारे में प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्न काव्य संप्रदायों का सही अनुक्रम कौन सा होगा? तो यहां पर पहला हो जाएगा रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय। ये आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है। ये जो संप्रदाय हैं, ये सारे संप्रदाय आप लोगों को पढ़ाए गए हैं, और आप देखेंगे इस पर एक एक चीज़ें, इसमें से एक एक चीज़ें लोगों को दी गई हैं, एक एक करके लोगों को पढ़ाया गया है। यहाँ आपने देखा कि देखिए रस संप्रदाय, किसी ने शायद कमेंट भी किया था कि सर इसको सही करा दीजिएगा इस वाले प्रश्न को, क्योंकि 28 में कई लोगों को डाउट था। देखिए 28 में हो जाएगा आपका रस संप्रदाय। जो रस संप्रदाय है, इसके मुख्य आचार्य भरत मुनि हैं, जो कि आप देखेंगे 2री शताब्दी के हैं। इसके बाद में अगर हम अलंकार संप्रदाय की बात करें तो इसमें भामा है, दंडी हैं, उद्भट हैं, रुद्रट हैं। ये 6ठी शताब्दी की में प्रारंभ हुआ। और उसके बाद रीति संप्रदाय की अगर बात करें तो रीति संप्रदाय वामन का है, जो कि 8वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का है। और वक्रोक्ति संप्रदाय की अगर बात करें तो ये 10वीं शताब्दी का आचार्य कुंतक का है। हाँ, अगर ध्वनि संप्रदाय भी बीच में दिया होता तो ध्वनि संप्रदाय हमारा 9वीं शताब्दी का है। औचित्य संप्रदाय 11वीं शताब्दी का है। तो इस तरीके से सबका अलग अलग है। ध्वनि संप्रदाय के बाद आने वाला संप्रदाय कौन सा है? देखिए अब ध्वनि संप्रदाय के बाद आने वाला संप्रदाय कौन सा है, क्योंकि ध्वनि हमारा जो है वो ध्वनि 9वीं शताब्दी में है, ध्वनि 9वीं शताब्दी में है। और वक्रोक्ति हमारा देखते हैं तो वक्रोक्ति हमारा 10वीं शताब्दी में है। औचित्य अगर हम देखें तो औचित्य 11वीं शताब्दी में है। रीति की हमने बात की 8वीं शताब्दी में है। तो ध्वनि के बाद बाकी रस संप्रदाय तो आपको पता है 2री शताब्दी का है। तो ध्वनि संप्रदाय के बाद, ध्वनि संप्रदाय जो हमारा है वो मैंने अभी आपको बताया कि 9वीं शताब्दी का है। तो इसके बाद आने वाला, तुरंत बाद आने वाला कौन सा होगा? उत्तर हो जाएगा डी, वक्रोक्ति संप्रदाय। वक्रोक्ति संप्रदाय। तो इसे आप लोग सही कर लीजिएगा। हो सकता है वहाँ पर शायद जो उत्तर दिया गया है उसमें बी हो गया है, तो 29 का आपका डी हो जाएगा। रस निष्पत्ति के सिद्धांतों को देने वाले आचार्यों का सही अनुक्रम कौन सा होगा? प्रश्न संख्या 30 देखें। उत्तर हो जाएगा ए, 1 2 3 4। प्रश्न संख्या 31 देखें। यहाँ पर भी बहुत ही महत्वपूर्ण कथन दिया गया है। विश्वनाथ का ये जो कथन दिया गया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आचार्य विश्वनाथ का जो कथन है बहुत ही महत्वपूर्ण है।
विश्वनाथ का जो कथन दिया गया, इस कथन को ध्यान रखिएगा। इस पर आधारित आप देखेंगे कि परीक्षा में अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। विश्वनाथ का यह कथन जरूर ध्यान रखिएगा। अभी इसकी चर्चा हमने की है। प्रश्न संख्या 32 आपने देखा वामन का है। अभी इसकी चर्चा हमने की, वामन ने गुणों की संख्या कितनी माना है, ये भी मैंने अभी चर्चा की है। काव्य गुण कितने माने, कुल गुण कितने माने, रीति 3 माना और गुणों की संख्या 20 माना। गुणों की संख्या 20 माना है। काव्य गुण इन्होंने कितना माना है, आचार्य वामन ने तो 20 माना है। क्योंकि जो 10 हैं उन्हें शब्दगत भी मानते हैं और अर्थगत भी मानते हैं। मूलतः है 10, लेकिन शब्दगत भी 10 मानते हैं और अर्थगत भी 10 मानते हैं, इसलिए 20 है। काव्य दोष की परिभाषा सर्वप्रथम किसने दिया है, प्रश्न संख्या 34 देखें। उत्तर हो जाएगा वामन ने दिया है। वामन। व्याकरण विरुद्ध प्रयोग से उत्पन्न दोष को क्या कहते हैं, प्रश्न संख्या 35 देखें। उत्तर हो जाएगा च्युत संस्कृत दोष। ग्रामत दोष क्या है, क्लिष्टक दोष क्या है, दुष्क्रमत दोष क्या है, ये आज आपको लेक्चर मिला है जिसे आपने देखा होगा। रसापकर्षकः दोषः उक्ति किस आचार्य का कथन है, प्रश्न संख्या 36। उत्तर हो जाएगा बी विश्वनाथ। स्वरभंग किस प्रकार का अनुभाव है, उत्तर हो जाएगा डी सात्विक। क्योंकि यहाँ पर देखिए, जब रस की बात आती है तो रस में ये परीक्षा में खूब पूछा जाता है। रस में खूब पूछा जाता है परीक्षा में, तो इसको जरूर ध्यान रखना कि कौन सा भाव है, कायिक भाव कौन सा है, आहार्य कौन है, वाचिक कौन है, सात्विक कौन है। तो ये रस पर आधारित परीक्षा में खूब पूछा जाता है, तो इसे आप लोग जरूर ध्यान रखिए। कायिक कौन सा है, आहार्य कौन सा है, वाचिक कौन सा है और सात्विक कौन सा है। सात्विक यानी सत्य के योग से उत्पन्न आंगिक जो चेष्टाएं हैं, जो मानसिक चेष्टाएं हैं, वही सात्विक है। सात्विक का अन्य नाम आप देखेंगे अयत्न भी कहा जाता है। अयत्न ये भी कहा जाता है सात्विक को। ये भी, तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है। निम्न में से कौन सा संचारी भाव नहीं है, प्रश्न संख्या 38 देखें। उत्तर हो जाएगा स्वरभंग। ये संचारी भाव नहीं है। स्वरभंग संचारी भाव नहीं है। भरत के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, उत्तर हो जाएगा ए 8। कौन कौन से हैं वो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। निम्न में से सुमेलित जोड़ा कौन सा है, उत्तर हो जाएगा डी। ये कथन ध्यान रखना कॉलरिज, मैथ्यू अर्नाल्ड और शैली का, ये खूब परीक्षाओं में पूछे गए हैं। विखंडनवाद के जनक कौन माने जाते हैं, जैक देरिडा। संवेदनशीलता का आसाचर्य अवधारणा किसका है, उत्तर हो जाएगा इलियट का। निम्न में से कौन मार्क्सवादी विचारक नहीं है, 3 मार्क्सवादी हैं, 1 मार्क्सवादी नहीं है। तो कौन नहीं है, जोसेफ एडिसन नहीं है। यौन पुस्तक के लेखक कौन है, प्लेटो। महान यथार्थवाद अवधारणा के प्रवर्तक कौन है, प्रश्न संख्या 45 देखें। उत्तर हो जाएगा जॉर्ज लुकाच। जादुई यथार्थवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, फ्रेंजरोह। भाषा मानव मन का सहस्त्रागार है, अभी कल भी परसों मैंने आप लोगों को बताया है। उत्तर हो जाएगा डी कॉलरिज। निम्न में से कौन नई आलोचना से संबंधित नहीं है, तो रोला बार्थ। संप्रेषणता का संबंध किससे है, उत्तर हो जाएगा रिचर्ड्स। अस्तित्ववाद के प्रथम पुरस्कर्ता के रूप में किसे जाना जाता है, तो किरकेगार्ड। तो इस तरीके से 50 प्रश्न थे। बाकी रात में हम लोग मिलेंगे लाइव कक्षा में। लेकिन जो नए लोग हैं, जो पहली बार देख रहे हैं, वो जरूर बताएं कि 50 में आपके कितने प्रश्न सही हुए।